दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों मील दूर ईरान और इजराइल के बीच गिरती एक मिसाइल कल सुबह आपके शहर के पेट्रोल पंप की कीमतों को 150 रुपए के पार पहुंचा सकती है। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, यह आपकी सेविंग्स, आपकी नौकरी और भारत के बढ़ते रसूख पर सीधा हमला है। आज हम उस सच की पर्दे खोलेंगे जो न्यूज चैनल्स आपको नहीं बता रहे। क्या अमेरिका वाकई जीत रहा है या फिर वो एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है? और सबसे जरूरी बात, इस महायुद्ध के बीच में भारत कहां खड़ा है? चलिए इस हकीकत का सामना करते हैं। अब कहानी को समझिए। सतह पर देखने में ऐसा लगता है कि इजराइल के पास दुनिया का सबसे घातक आयरन डोम है और पीछे अमेरिका जैसा सुपर पावर खड़ा है। तो फिर डर किस बात का? लेकिन असली खेल आंकड़ों में नहीं, इंपैक्ट में छिपा है। ईरान ने एक ऐसी चाल चली है जिसे मिलिट्री की भाषा में असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, मतलब कम खर्चे में दुश्मन का भारी नुकसान। अमेरिका अरबों डॉलर के इंटरसेप्टर दाग रहा है सिर्फ ईरान के उन ड्रोन्स को गिराने के लिए, जो शायद एक पुरानी ऑल्टो कार से भी सस्ते हैं। बट हियर्स वेयर इट गेट्स सीरियस। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसका डॉलर और साख थी। ईरान ने सीधे सेना पर हमला करने के बजाय अमेरिका की सप्लाई चेन का गला घोंट दिया है। जब लाल सागर, रेड सी में हूती विद्रोही जहाजों को निशाना बनाते हैं तो उसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ता है। हमारे बासमती चावल से लेकर चाय और कपड़ों तक का भाड़ा 300% बढ़ चुका है। क्या आपने गौर किया कि पिछले कुछ हफ्तों में चीजें महंगी क्यों हुई हैं? ये उसी युद्ध का नतीजा है। अमेरिका इजराइल को बचाने के चक्कर में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को दांव पर लगा रहा है। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका तो सुपर पावर है, वो तो जीत ही जाएगा, लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट है। अमेरिका का डेट लोड यानी कर्ज 34 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल चुका है। वो अपनी जनता का पैसा अपने देश की सड़कों या स्कूलों पर खर्च करने के बजाय मिडिल ईस्ट की आग में झोंक रहा है। एंड दिस इज वेयर इंडिया कम्स इन। भारत के लिए ये स्थिति कुएं और खाई जैसी है। एक तरफ हमारा पुराना दोस्त ईरान है, जहां हमने चाबहार पोर्ट में निवेश किया है, और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका हैं, जिनसे हमारी डिफेंस और टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप है। अगर ये जंग और खिंची तो भारत को किसी एक का हाथ थामना पड़ सकता है, और वो फैसला हमारी अगली सदी का भविष्य तय करेगा। ईरान ने अमेरिका को उस जगह चोट पहुंचाई है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसका अहंकार। आज नाटो के देश साथ देने से कतरा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के नेता कह रहे हैं कि ऐसी जंग शुरू मत करो जिसे खत्म न कर सको। अमेरिका आज अकेला पड़ता दिख रहा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत इस मलबे में दब जाएगा या फिर इस आपदा को अवसर में बदलेगा? याद रखिए, इतिहास गवाह है कि जब दो बड़े हाथी लड़ते हैं तो कुचली हमेशा घास ही जाती है। क्या भारत इस बार घास बनेगा या फिर वो शिकारी जो खेल के नियम बदल देगा? अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है। असली फिल्म तो अमेरिका की उन बंद कमरों वाली मीटिंग्स में चल रही है, जहां जनरल और इकोनॉमिस्ट अपना सिर पीट रहे हैं, क्योंकि ईरान ने वो कर दिखाया है जो सोवियत संघ भी नहीं कर पाया। अमेरिका को उसके अपने ही घर में बेबस कर देना। कैसे? चलिए गहराई में उतरते हैं। लोग कहते हैं ईरान के पास पैसा नहीं है, वो सैंक्शंस से टूटा हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, जिस देश के पास मूंगफली के बराबर बजट हो, वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को हफ्तों तक समुद्र में कैसे उलझाए रख सकता है? ईरान ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया है। अमेरिका के पास 100 मिलियन डॉलर के फाइटर जेट्स हैं, तो ईरान के पास हजारों की तादाद में वो कामीकाजी ड्रोन्स हैं जो झुंड में आते हैं। एक मिसाइल एक ड्रोन को गिरा देगी, 10 को गिरा देगी, लेकिन जब हजारों आएंगे तो आयरन डोम भी जवाब दे जाता है। नाउ दिस चेंजेस एवरीथिंग। असली नुकसान मिसाइलों से नहीं, अनिश्चितता से हो रहा है। जब भी ईरान एक छोटा सा बयान देता है, ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें 5% उछल जाती हैं। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और वहां की जनता महंगाई से त्रस्त है। राष्ट्रपति के लिए सबसे बुरा सपना क्या है? पेट्रोल की बढ़ती कीमतें। ईरान को पता है कि अगर उसने सिर्फ होर्मुज की जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कुछ दिनों के लिए ब्लॉक कर दिया तो दुनिया भर में पेट्रोल 200-300 लीटर हो जाएगा। ये वो परमाणु बम है जिसे चलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिखाने से ही काम हो जाता है। यहाँ एक ऐसी बात है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। भारत के 90 लाख से ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। वो हर साल अरबों डॉलर रेमिटेंस के रूप में भारत भेजते हैं। अगर वहां युद्ध छिड़ा तो क्या होगा? उन लाखों भारतीयों की सुरक्षा, उनकी नौकरियां और भारत की विदेशी मुद्रा का भंडार सब खतरे में पड़ जाएगा। बट हियर्स अ हिडन इनसाइट। ईरान और रूस के बीच बढ़ती नजदीकी ने एक नया ब्लॉक बना दिया है। ये ब्लॉक अब डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। अगर तेल का व्यापार डॉलर के बजाय किसी और करेंसी में होने लगा
तो अमेरिका का सुपर पावर का ताज महज एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। अमेरिका को लग रहा था कि वो इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन इजराइल खुद अब अंदरूनी राजनीति में फंसा हुआ है। वहां की जनता सड़कों पर है। अमेरिका के अंदर भी अब इजराइल को लेकर वो पहले जैसा समर्थन नहीं रहा। युवा अमेरिकी पूछ रहे हैं कि हमारे टैक्स का पैसा गाजा और लेबनान में बम गिराने के लिए क्यों जा रहा है। ईरान ने अमेरिका के लोकतंत्र को ही उसके खिलाफ हथियार बना दिया है। एंड दिस इज वेयर इट गेट्स सीरियस फॉर अस। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आज भी खाड़ी देशों पर निर्भर है। रूस यूक्रेन युद्ध में तो हमने डिस्काउंट पर तेल लेकर खुद को बचा लिया, लेकिन अगर ईरान और अरब देश इस जंग में पूरी तरह कूद पड़े तो डिस्काउंट देने वाला कोई नहीं बचेगा। अमेरिका की जीत में हमारी भलाई है या उसकी हार में, ये एक ऐसा पेचीदा सवाल है जिसका जवाब दिल्ली के गलियारों में तलाशा जा रहा है। क्लोजिंग थॉट, अमेरिका अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, ईरान अपने अस्तित्व की, लेकिन भारत अपनी रफ्तार बचाने की कोशिश कर रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि इस पूरे खेल का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यानी फायदा उठाने वाला तीसरा खिलाड़ी कौन है? अभी तो पूरी जंग का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब धूल थमेगी तो दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी हम जानते थे। क्या अमेरिका अपनी बादशाहत बचा पाएगा या फिर 2026 वो साल होगा जब एक नया ग्लोबल लीडर उदय होगा? और सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या भारत इस बार न्यूट्रल रह पाएगा या हमें किसी एक का पक्ष चुनना ही होगा? आज की तारीख में सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अमेरिका का डर खत्म हो चुका है। जब हूती विद्रोही अमेरिका के युद्धपोतों पर सीधे हमले करते हैं और अमेरिका सिर्फ डिफेंस करता रह जाता है, तो दुनिया को एक मैसेज जाता है, शेर अब बूढ़ा हो गया है। यूरोपीय देशों का पीछे हटना इसका सबसे बड़ा सबूत है। फ्रांस, जर्मनी और यहां तक कि ब्रिटेन भी अब अमेरिका के हर एडवेंचर में आंख मूंद कर साथ देने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि अमेरिका की जिद की कीमत उन्हें अपनी इकोनॉमी और सामाजिक शांति से चुकानी पड़ेगी। नाउ दिस चेंजेस एवरीथिंग फॉर इंडिया। भारत के पास एक अनोखा मौका है। हम अकेले ऐसे बड़े देश हैं जिसके संबंध इजराइल से भी बेहतरीन हैं, अमेरिका से भी मजबूत हैं और ईरान के साथ भी हमारे गहरे ऐतिहासिक और रणनीतिक रिश्ते हैं। भारत यहाँ पीस मेकर की भूमिका निभा सकता है, लेकिन ये रास्ता कांटों भरा है। अगर हम ईरान के करीब जाते हैं तो अमेरिका हम पर प्रतिबंधों की धमकी दे सकता है। अगर हम इजराइल का पूरी तरह साथ देते हैं तो अरब देशों के साथ हमारे रिश्ते और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। यहाँ एक नॉन ऑब्वियस इनसाइट समझिए जो कोई नहीं बता रहा। चीन इस पूरी जंग का सबसे बड़ा दर्शक है और सबसे बड़ा विनर भी। अमेरिका मिडिल ईस्ट में जितना उलझेगा, चीन को ताइवान और इंडो पैसिफिक में उतनी ही खुली छूट मिलेगी। भारत के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। अगर अमेरिका की ताकत कमजोर होती है तो हमारे पड़ोस में चीन का आक्रामक होना तय है। इसलिए भारत की प्राथमिकता अमेरिका को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे संयम सिखाना है। ईरान ने जो डैमेज किया है वो भौतिक कम और मानसिक ज्यादा है। उसने दुनिया को दिखा दिया है कि डॉलर की चमक अब फीकी पड़ रही है। आज रूस, चीन, ईरान और यहां तक कि कुछ अरब देश भी डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। भारत भी अपनी करेंसी रुपए को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहता है। एंड दिस इज वेयर द गेम टर्न्स। क्या भारत डॉलर के डूबते जहाज से कूदकर एक नए सिस्टम का हिस्सा बनेगा या फिर हम उस जहाज को डूबने से बचाएंगे? 20 मार्च 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक तनाव चरम पर है। इजराइल किसी भी वक्त बड़ा जवाबी हमला कर सकता है और ईरान ने चेतावनी दी है कि इस बार जवाब 1000 गुना घातक होगा। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी एक ऐसे ब्लैक होल में गिर जाएगी जिससे निकलने में दशकों लग सकते हैं। भारत के लिए अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी काम नहीं करेगी। हमें अपनी सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक लेवरेज का इस्तेमाल करके इस आग को बुझाना ही होगा। आने वाले कुछ हफ्ते ये तय करेंगे कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ेगी या फिर एक नए संतुलित मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर। लेकिन एक बात साफ है, अब दुनिया का रिमोट कंट्रोल सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं है। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया के लिए जहां भारत सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि अंपायर होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर ये विश्लेषण समझ आया तो इसे शेयर करना न भूलें। जय हिंद।